गांव सो रहा था, ठंड से दुबका हुआ। सर्द हवा पेड़ों से सरसराती हुई गुजर रही थी। ये रात घर में रहने की थी, परिवार की आंच में गरमाने की, लेकिन सबके लिए नहीं। घीसू और माधव, बाप बेटा, अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में कांप रहे थे। पतली दीवारें मौसम की मार से ज्यादा बचाव नहीं कर पा रही थी। उनके पेट घुर्रा रहे थे, खाली और सूने, एक जाना पहचाना दर्द। जिंदगी हमेशा एक जद्दोजहद रही थी, जीने की एक लड़ाई, हर दिन नई चुनौतियां, भूख के नए दर्द। वो गरीबी के चक्रव्यूह में फंसे थे, उनकी हिम्मत धीरे धीरे इसके बोझ तले दबती जा रही थी। घीसू, जिसके चेहरे पर सालों की तकलीफों के निशान थे, अपनी बुझती आग की चिंगारी को देख रहा था। उसका बेटा माधव कोने में एक खुरदरे खाट पर पड़ा था। उसके पास उसकी जवान बीवी बुधिया धीरे से कराह रही थी। वो घंटों से प्रसव पीड़ा में थी। दिन लग रहे थे। उसका पतला शरीर हर दर्दनाक संकुचन के साथ कांप रहा था। कोई दाई नहीं थी, कोई दवा नहीं, कोई मदद करने वाला हाथ नहीं जो उसकी तकलीफ कम कर सके। उनकी गरीबी एकदम घोंटने वाला कफन थी, जो बेहतर जिंदगी की हर उम्मीद को बुझा रही थी। ये उनसे चिपकी हुई थी, उनकी बदकिस्मती की एक निरंतर याद। रात ढलती रही, बाहर हवा गरज रही थी, एक दर्द भरा गीत। झोपड़ी के अंदर एक अलग तरह की जद्दोजहद अपने चरम पर पहुंच रही थी। बुधिया की कराहें कमजोर होती जा रही थी, उसकी सांसें उथली। माधव ने उसका हाथ थामा, उसका अपना चेहरा पीला और खींचा हुआ था। उसने दिलासे के शब्द कहे, लेकिन उनकी कड़वी हकीकत के सामने वो खोखले लग रहे थे। वे दोनों सच्चाई जानते थे। जैसे ही सुबह की पहली किरणें उनकी दीवारों की दरारों से निकली, एक जान चली गई। बुधिया ने अपनी आखिरी सांस ली, एक टूटे हुए पति और एक नवजात बच्चे को पीछे छोड़कर, जो अपनी मां की गर्माहट को कभी नहीं जान पाएगा। बुधिया की मौत की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। कुछ ने संवेदना व्यक्त की, उनके शब्द खाली और क्षणिक। दूसरों ने हाथों से मुंह ढककर फुसफुसाया, उनकी आंखें फैसले से भरी थीं। आलसी निकम्मे, वे बुदबुदाए, अपने परिवार का भी पेट नहीं भर सके। घीसू और माधव बहिष्कृत थे। उनकी गरीबी गांव वालों की नजर में शर्म की निशानी थी। उनकी दुर्दशा को एक व्यक्तिगत विफलता के रूप में देखा गया, उनके हालात के परिणाम के बजाय चरित्र की कमी के रूप में। वर्ग विभाजन ने उनके और बाकी गांव के बीच एक गहरी खाई पैदा कर दी थी। घीसू अपने दुहक में खोया हुआ अपने मन को बहुत पहले के समय में भटकता हुआ पाया। उस समय से पहले जब भूख एक निरंतर साथी बन गई थी। निराशा से पहले उसके चेहरे पर रेखाएं उभर आई थीं। उसे गांव के जमींदार द्वारा आयोजित एक दावत याद आई। वह लगभग उस भरपूर खाने का स्वाद ले सकता था। मीठी खुशबू उसकी इंद्रियों को भर रही थी। उसने उस दिन पेट भर खाना खाया था। उसका पेट अनकस्टम्ड परिपूर्णता से फट रहा था। एक पल के लिए वह कष्टदायक भूख, निरंतर संघर्ष को भूल गया था, लेकिन याद कड़वी थी। यह एक क्रूर याद दिलाती थी कि वे कितनी दूर गिर गए थे, उन्होंने कितना खो दिया था। तत्काल चिंता बुधिया के दाह संस्कार की थी। परंपरा के अनुसार उसे एक नए कफन में लपेटा जाना था, लेकिन उन्हें पैसे कहां से मिलेंगे? उनके पास कुछ भी नहीं था, उनके नाम का एक पैसा भी नहीं। माधव गांव के जमींदार के पास गया। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई थी। उसने अपनी पत्नी के लिए कफन खरीदने के लिए पर्याप्त एक छोटा सा कर्ज मांगा। जमींदार ने, जिसका हृदय उनकी दुर्दशा से अछूता था, उनके पैरों पर कुछ सिक्के फेंक दिए। उन सिक्कों का भार उनके द्वारा उठाए गए किसी भी बोझ से ज्यादा भारी लग रहा था। वे दान का नहीं, बल्कि एक ऐसे समाज की ठंडी उदासीनता का प्रतिनिधित्व करते थे जिसने उन्हें त्याग दिया था। हाथ में सिक्के लिए माधव बाजार गया। वह एक दुकान के बाहर रुक गया। उसकी नजर ताजा बने खाने पर पड़ी। उसका पेट गुर्राया, उनकी भूख की एक दर्दनाक याद। उसने सिक्कों को देखा, फिर वापस खाने को। उसके मन में एक अजीब विचार जड़ पकड़ने लगा। एक कफन उनके खाली पेट नहीं भरेगा, यह उनके दिल के दर्द को कम नहीं करेगा। उस क्षण में उनकी प्राथमिकताएं बदल गई। अस्तित्व, यहां तक कि अस्थाई भी, परंपरा से आगे निकल गया। वे अपने तरीके से बुधिया का शोक मनाएंगे। उस रात उनकी झोपड़ी के चारों ओर भुने हुए मांस की महक फैल गई। घीसू और माधव एक दूसरे के सामने बैठे थे।
उनके चेहरे दम भरे हुए थे। उनकी हंसी सन्नाटे में गूंज रही थी। उन्होंने ऐसे खाया जैसे उन्होंने कई दिनों से नहीं खाया था, जो शायद सच्चाई से दूर नहीं था। बचे हुए सिक्कों से खरीदी गई शराब खुलकर बह रही थी। इसने दर्द को सुन्न कर दिया, उनके दुख के किनारों को धुंधला कर दिया। उनकी हंसी तेज होती गई, उनके शब्द अस्पष्ट हो गए। वे सस्ती शराब और आजादी के एक अजीब हताश भाव से मदहोश थे। वे भूख से मुक्त थे, सामाजिक अपेक्षाओं से मुक्त थे, अपने दुख के बोझ से मुक्त थे, भले ही थोड़ी देर के लिए। गांव वालों ने उनकी मौज मस्ती देखकर घृणा से सिर हिलाया। वो बेरहम दरिंदे, वे फुसफुसाए, बीवी मरी पड़ी है और ये दावत कर रहे हैं। लेकिन क्या घीसू और माधव सचमुच बेरहम थे, या वे केवल उस समाज का प्रतिबिंब थे जिसने उन्हें विफल कर दिया था? उनकी कहानी उस उदासीनता और उपेक्षा का एक दुखद अभियोग थी जो उनकी दुनिया में व्याप्त थी। उनकी हंसी एक मुकाबला तंत्र, उनकी स्थिति की बेरुखी से निपटने का एक तरीका। कफन सिर्फ मौत और गरीबी की कहानी नहीं थी, यह मानव स्वभाव का, उन विकल्पों का एक सटीक चित्रण था जो लोग तब करते हैं जब उन्हें कगार पर धकेल दिया जाता है। यह समाज के सामने रखा गया एक सवाल था, एक सवाल जो आज भी गूंजता है।